हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये जीव विज्ञान का मास्टर वीडियो है जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनता है वो मैं इसमें कराने वाला हूं तथा जीव विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको रिवीजन कराते चलूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको पता है कि जो भी एग्जाम होता है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जीव विज्ञान के आते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड हुआ, बिहार फॉरेस्टर हुआ। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर देखिएगा तो वहाँ 8 से 10 क्वेश्चन जो होगा वो जीव विज्ञान से आएगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। तो ये वीडियो जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी से इसका शुरुआत कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये आपको बताना है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवी रेनिस ने किया था। ये ट्रेवी रेनिस कहीं लिखा रहता है और ट्रेवी रेनस कहीं भी लिखा रहता है, ठीक। ये याद रखिएगा, पहले का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है आपको अरिस्टोटल मिस्की अरस्तु को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, 2 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन में यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक। ये देख लीजिए, जंतु विज्ञान के जनक भी किसे बोला जाता है, तो अरस्तु को। तो अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक बोला जाता है, ठीक। फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, बोटनी के जनक किसे बोला जाता है, फादर ऑफ बोटनी। तो ये जो बोला जाता है ये आपको बताना है किसे बोला जाता है, तो थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। थियोफ्रास्टस कहीं लिखा रहता है, थियोफ्रास्टस भी कहीं लिखा रहता है। 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है हिपोक्रेस्टस, हिपोक्रेस्टस को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये आपको बताना है। तो फाइकोलॉजी में जिसका अध्ययन होता है वो है शैवाल, शैवालों का अध्ययन किसमें होता है, फाइकोलॉजी में होता है, ठीक। तो शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। अब चलिए कुछ मैं आपको विभिन्न शाखाएं करा देता हूं, जैसे कि न्यूमेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूमेटिक्स में किसका, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान का आपको किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या किससे संबंधित है, तो कीट पतंग संबंधी विज्ञान से संबंधित ये। ऑरेंथियोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऑरेंथियोलॉजी जो है, ऑरेंथियोलॉजी पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, सेरिकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये फल जो उत्पादन होता है उससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर। पीसीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, पीसीकल्चर। माइकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है, तो माइकोलॉजी कौकों के संबंध अध्ययन है, ये याद रखिएगा। फाइकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है, तो ये सवालों से संबंधित अध्ययन है, फाइकोलॉजी, ठीक। एंथोलॉजी किससे संबंधित है, तो एंथोलॉजी जो है ये आपको पुष्पों से संबंधित आपको अध्ययन है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखिएगा। एक्थियोलॉजी किससे संबंधित है, तो मछलियों का अध्ययन है, एक्थियोलॉजी, ये याद रखिएगा, एक्थियोलॉजी में मछलियों को। डेंड्रोलॉजी में आपको वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का। और ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑफियोलॉजी में आपको सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको संबंधित जो भी था मैं आपको पॉइंट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, ऊपर ही मैंने आपको कराया, तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक। ये याद रखिएगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देखिए कि किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, तो वर्गीकी का पिता उसे कहा जाता है जिसे लिनियस, कैरोलो लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ये याद रखिएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, द्विनाम पद्धति जो है ये किसने दिया था या प्रतिपादित किया था ये आपको बताना है। ये द्विनाम पद्धति भी किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसलिए इसे आपको क्या बोला जाता है, तो वर्गीकी का पिता बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को। 9 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि हाइड्रोफाइटस होते हैं, जो हाइड्रोफाइटस ये कहाँ होते हैं ये आपको बताना है। तो हाइड्रोफाइटस जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, तो हाइड्रोफाइटस, हाइड्रो से हाइड्रो आ रहा है ना, तो जहां भी हाइड्रो होगा में इसकी जलीय पौधे होते हैं, ठीक। हाइड्रो जहां भी आता है, ठीक, तो जल से संबंधित होता है। तो हाइड्रोफाइटस जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। 10 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, वो जो पौधे कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपको अनावृत बीजी, अनावृत बीजी कहलाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। 11 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, 12 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज जो किसने किया था, लुएन हॉक ने किया था, लुएन हॉक ने किया था, ये याद रखिएगा, जीवाणु की खोज। तो इसका आंसर 13 का डी हो जाएगा। अब चलिए महत्वपूर्ण मैं खोज आपको यहाँ से करा देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पर देखिए आरएनए की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर ऑर्थिक और जेम्स वाटसन ने यहाँ पर आरएनए की खोज की थी, यहाँ पर याद रखिएगा। डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन और किर्क ने डीएनए की खोज किए थे। इंसुलिन की खोज किसने किए, तो बेंटिंग ने जो थे ये इंसुलिन की खोज किए थे। काले बुखार की चिकित्सा की खोज किसने किया था, तो यूएस
ब्रह्मचारी ने काले जो बुखार है आप उसकी चिकित्सा का खोज किया था यूएस ब्रह्मचारी ने। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो जो चेचक का टीका है इसकी खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा। जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? तो जेनेटिक जो कोड है ना उसका खुद अरविंद खुराना जो भारतीय थे, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनके को, जेनेटिक कोड का खोज किए थे। टीबी कीटाणु या चिकित्सा के खोज किसने किया था? तो टीबी के जो कीटाणु या चिकित्सा है इसके खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। डायबिटीज या चिकित्सा के खोज किसने किया था? डायबिटीज के चिकित्सा के खोज जो किया था ये एफ बेंटिंग ने किया था। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज ने किया था पाल मुलर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज। बहुत बीबीआई स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ देता है। पोलियो टीका की खोज, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉन्स ई सॉल्क ने पोलियो टीका का खोज किया था, ये याद रखिएगा। बीसीजी टीका की खोज किसने किया था? तो बीसीजी टीका की खोज यूरिन कॉलमेट ने किया था, यूरिन कॉलमेट ने किया था। बेरी बेरी रोग चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जिसका नाम थायमीन है। आइजक मैन बेरी बेरी, ठीक, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लुवेन हॉक ने किया था। मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी और चिकित्सा की खोज किया था। रक्त संचरण तंत्र, यहाँ पर देखिए रक्त संचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की आपको खोज की थी। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवर्तन की खोज किया था लॉर्ड स्टीनर ने, ठीक। विटामिन की खोज किसने किया था? तो ये फंक ने किया था विटामिन की खोज, ये याद रखिएगा। विटामिन ए की खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन ए अगर दे तो मैकुलन, और विटामिन बी भी दे तो मैकुलन ने किया था, ये याद रखिएगा। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है और इसके कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है जो कि बेरी बेरी रोग के लिए उत्तरदायी है। विटामिन सी के जी खोज किया था, ये किसने किया था? तो इजोक होलकट ने किया था। इजोक्ट होलकट नाम याद रखिएगा। विटामिन सी है जो कि आपको प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपको आंवला में प्रचुर मात्रा में, और इसके कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज किया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ये याद रखिएगा। हैजे के टीके की खोज किसने किया था? तो हैजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक। आगे चलते हैं। होम्योपैथिक के खोज या होम्योपैथिक के जनक किसे बोला जाता है? तो हेनिन मैन को बोला जाता है। हेनिन मैन, ये आपको याद रखिएगा, हेनिमैन को या हेनिन मैन कहीं लिखा रहता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेनिन मैन। होम्योपैथी की खोज किसने की? अब यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पॉइंट भी कराते चलता हूँ, क्योंकि जो रिवीजन करना है आपको जल्दी से क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी कर लेना है। यहाँ पर देखिए, लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग है ये किसके उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो वहां पर सवाल की उपस्थिति के कारण ये लाल होता है, लाल सागर का लाल रंग। अगला क्वेश्चन कि कौकों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? बहुत बीबीआई क्वेश्चन, ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार के मुख्य परीक्षा में। कौकों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, ये आपको बताना है। तो कौकी की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये आपको बताना है किसकी बनी होती है। तो ये आपको काइटिन के बनी होती है, और हेमोसेल्यूलोज की, काइटिन और हेमोसेल्यूलोज, ये याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है। किसका? कौकों की कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं? बीज तो बनते हैं लेकिन बीज जो है नग्न रूप से पौधे में लगे रहते हैं, उसे कहा जाता है, ये बताना है किस प्रकार के पौधे में। तो इसका नाम है जिम्नोस्पर्म पौधा, जिम्नोस्पर्म, ये याद रखिएगा। 16 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, देखिए सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा बीजांड या बीज होता है साइकस में, ये याद रखिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्न में सबसे छोटा जीव कौन सा है? इसमें से सबसे छोटा जीव बताना है, ये कौन सा होगा? तो निम्न में सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, ये याद रखिएगा। 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। जो आपको कैसीन पाया जाता है दूध में, उसके कारण जो दूध का पीला रंग दिखाई देता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे कर आपको याद रखना है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो कौन सा सहजीवी नाइट्रोजी यौगीकरण जीवाणु है ये आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजीकरण जीवाणु है? तो इसमें राइजोबियम हो जाएंगे। जब आप देखिएगा राइजोबियम को तो वो दलहनी पौधे के जड़ों में होते हैं। ये आपको क्या है? तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि कुत्ते को काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है। तो कुत्तों के काटने से कौन से विषाणु द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ठीक। 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। जो चेचक है इसके टीके का विकास किया था, किसने किया था ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन में चारों दिखा देता हूं। तो चेचक के टीके का जो विकास किया गया था वो किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर द्वारा, ठीक। एड्स कारण होता है, जो HIV एड्स होता है जिसका परीक्षण एलिसा टेस्ट द्वारा होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ये HIV वायरस द्वारा होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, HIV वायरस द्वारा। एलिसा टेस्ट एड्स के आपको जानने के लिए किया जाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी।
यहाँ पर देखिए वायरस से होने वाले जो प्रमुख रोग है मैं आपको बता देता हूँ जो वायरस से होते हैं। यहाँ से देख लीजिए वायरस से होने वाले रोग। यहाँ पर देखिए चेचक जो होता है वायरस से कारण होता है, रेबीज जो होता है ये भी वायरस से, जुखाम जो होता है ये भी आपको वायरस से ही होता है, पोलियो जो होता है ये भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से, खसरा वायरस से होता है, चेचक वायरस से, डेंगू ज्वर वायरस से, मेनिंजाइटिस, इबोला, इबोला भी हुआ था ना फिलहाल अभी चला था। अभी वायरस से हो रहा है कौन सा, तो अभी कौन सा बीमारी चल रहा है, ठीक, जो चाइना से उत्पन्न हुआ है कोरोना वायरस, ठीक, कोविड-19 जिसका नाम है, ये याद रखिएगा, वो भी वायरस से है। इबोला वाला, चिकनगुनिया, ठीक, यहाँ पर देख लीजिए कंजेक्टिवाइटिस, ये भी आपको क्या होता है वायरस से होने वाले रोग है। बैक्टीरिया के होने वाले रोग देख लीजिए, बैक्टीरिया से जो होते हैं इसकी आपको यहाँ पर वायरस मीन्स होता है विषाणु और बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है जीवाणु। जीवाणु से कौन होता है, टेटनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काला खांसी होता है, निमोनिया होता है और कुष्ठ रोग। ये आपको किसके कारण, तो बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देख लीजिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होते हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फलेरिया, फफूंदी, दामा, खाज, दाद, ये सब जो होते हैं ये आपको प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा, ये प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी है। तो आगे चलते हैं, आगे मैं आपको यहाँ पर बता दिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। आगे क्वेश्चन 24 है कि टीका रोग किससे होता है, किसमें होता है ये आपको बताना है। टीका जो रोग होता है ना, टीका, ये किसमें होता है ये आपको बताना है। तो टीका रोग जो होता है ये मूंगफली में होता है और मूंगफली का उत्पादन गुजरात में देखिएगा सबसे ज्यादा होता है। 24 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मशरूम क्या है। मशरूम जो है ना, मशरूम का आप सब्जी भी खाते होंगे, तो मशरूम है क्या, तो मशरूम जो है एक आपको कवक है, एक प्रकार का कवक है मशरूम, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 26 कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। जो एथलीट फुट है ये बीमारी किससे उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो ये जो होती है ये कवक द्वारा ही उत्पन्न होती है, एथलीट फुट। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर सारा ऑप्शन देख लीजिए। तो पेंसिलिन की खोज किसको जाता है आपको बताना है, तो इसका फ्लेमिंग को जाता है, इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था, ये याद रखिएगा, बहुत बीबीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ईस्ट में कायिक जनन होता है। जो ईस्ट में कायिक जनन होता है ये किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा, ये याद रखिएगा। 28 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में इसे क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचांक है। तो जो SO2 प्रदूषण होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके सर्वोत्तम सूचांक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको प्रदूषण के भी रूप में आपको इसका जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कौन सा है, तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है, लाइकेन का, ये याद रखिएगा। 29 का आंसर भी हो जाएगा। प्याज का खाने वाला भाग कौन सा है। जो प्याज का भाग खाया जाता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है ये आपको बताना है। तो प्याज का जो भाग खाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक, तो ये तना खाया जाता है, इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बताना है कौन सा है। तो ये वुलूफिया जो है ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है, ये याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प भी पूछता है, तो संसार का सबसे या विश्व के सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो छोटे के साथ साथ आपको बड़ा भी और छोटा दोनों याद रखना होगा। तो कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है, तो ये है आपको रफलेसिया, रफलेसिया ये सबसे बड़ा पुष्प है, ये याद रखिएगा। छोटा मैंने क्या बताया था, तो वुलूफिया बताया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि आभासी फल का उदाहरण है, इसमें से कौन सा आभासी फल है। तो सेब जो है ना ये आभासी फल है, ये याद रखिएगा। सेब जो होगा ये आभासी या असत्य फल होगा, ये आपको सेब हो जाएगा। 33 का आंसर ए हो जाएगा। नारियल के खाने वाले भाग्य कौन से होते हैं। जो नारियल के खाने वाले भाग्य होते हैं ये आपको बताना है कौन से होते हैं। इसमें ऑप्शन देख लीजिए सारा। तो नारियल के खाने वाला भाग जो होता है, नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होता है और नारियल के जो खाने वाला भाग होता है ये होता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लीची का फल, लीची जो होता है ना, मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है, ठीक, तो मुजफ्फरपुर में लीची जाता होता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है। तो लीची का फल जो है, लीची फल, उसके खाने वाला जो भाग है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो यह एरिल कहा जाता है, लीची के खाने वाले भाग को एरिल कहा जाता है, ठीक, ये आपको 35 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था। सिस्टेमा नेचरे, ठीक, ये आपको पुस्तक लिखा गया था, ठीक, नेचुरे या नेचर जिसे बोला जाता है, ये आपको लिखा गया था किसके द्वारा, तो लिनियस द्वारा, कैलोरस लिनियस द्वारा, जिसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, इनके द्वारा। 36 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के मटर पौधा है, मटर पौधा कैसा पौधा है ये आपको बताना है। तो मटर पौधा एक क्या है, शाक है, ठीक, ये याद रखिएगा। मटर पौधा एक क्या है, शाक है। 37 के ए हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है ये आपको है सिकुआ, सिकुआ का वृक्ष है, ये याद रखिएगा, सिकुआ या वृक्ष है, ठीक। तो ये 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछ रहा था, ठीक। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन सी, देखिए विटामिन का आ गया नाम, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है ये आपको बताना है। तो ये ज़्यादातर खट्टे चीज़ों में पाया जाता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है ये आंवला माना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।
अब देखिए विटामिन से यहाँ से मैं आपको कुछ करा देता हूँ, विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ से विटामिन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा लंबा आपको नोट्स होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था A.C. फंक द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है और सबका कैपिटल लेटर में अंग्रेजी वर्णमाला का है, जैसे कि A, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के। मानव शरीर में इसके कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता के ये आपको कम मात्रा में होती है। विटामिन कम मात्रा में मानव शरीर में कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता के रूप में होता है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, ताकि इनकी कमी से कुछ रोग भी हो जाते हैं। विटामिन के विभिन्न उपचायी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो यह क्या करता है? विभिन्न उपचायी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कौन? तो विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए विलयता के मिसकी आपको घुलने के आधार पर, विलयता के आधार पर विटामिन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन की ई और विटामिन के। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में कौन सी घुलनशील विटामिन है, ये याद रखिएगा। ठीक, मैं देखिए आप लोग पढ़े होंगे, ये नो डाउट कि इससे आपको ये तो होगा नहीं कि मास्टर वीडियो से आप पढ़ने शुरुआत कर रहे होंगे, क्योंकि अब बचा हुआ बहुत कम समय है। आपको क्या होगा कि एक रिवीजन के तौर पर मैं जल्दी से मास्टर वीडियो के तहत कराता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने से गुजरता है तो एग्जाम हॉल में आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए विटामिन संश्लेषण मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होता है। ठीक, ये खाद्य पदार्थों से ही विटामिन की पूर्ति होती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो रासायनिक नाम है एक्सोरफाइटॉल है, जिसे आपको क्या बोला जाता है? रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। रेटिनोल इसका बस नाम याद रख लीजिएगा। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल नाम याद है। फॉर्मूला देखना है तो ये देख लीजिए। ठीक, ये सी आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया हुआ है ये देख सकते हैं, यहाँ से दिया हुआ है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है और ये क्या करता है? विटामिन ए जो करता है ये शरीर में वृद्धि में सहायता करता है और शरीर के उपकला जो होते हैं ना उसको स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक, इसकी कमी से जो श्वास नली है या पाचन नली के उपकरण रुग्ण हो जाते हैं, इसके रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी जो होता है इसकी कमी के कारण हो जाता है, जो कि आंखों का एक बीमारी है। ठीक, और कर्निया में जो आपको श्वेत फुल्ली पड़ना ये भी इसकी कमी के कारण है, या दृष्टि को समाप्त हो जाना ये आपको विटामिन ए की कमी के कारण है। विटामिन ए आपको सबसे ज़्यादा देखिएगा कि हरी पत्तियों में आपको मिलता है, पत्तीदार सब्जियाँ, गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन, मछली हुआ, यकृत का तेल हुआ, कलेजी, ये सब में विटामिन मिलता है। ठीक, पनीर आदि विटामिन ए का मुख्य स्रोत भी है। और 13 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक बालों और बालिकाओं की इसकी दैनिक आवश्यकता जो होती है ये 60 mg होती है। ठीक, विटामिन की। विटामिन बी जो है ये कई समूहों में पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स इसका इसी से नाम है विटामिन बी, और ये आपको 11 प्रकार के विटामिन के समूह है विटामिन बी का, ये याद रखिएगा। विटामिन B1, B1, B2, विटामिन B3 ऐसे कर इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब विटामिन B1 देखिए, विटामिन B1 ही मात्र आपसे पूछ सकता है, इसका क्या नाम है? थायमीन नाम है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। ये जल में घुलनशील है, मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी रोग हो सकता है, ये याद रखिएगा। और इसके प्रचुर मात्रा खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध में ये समय पाया जाता है। ठीक, विटामिन B1 का मुख्य स्रोत है ये सब। आगे चलते हैं। विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लोविन जो है नाम है, ये विटामिन B2 का नाम है। ठीक, इसका नाम राइबोफ्लोविन है, ये भी आपको जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, ये सब आपको बस इतना ही याद रखना है और ये आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। विटामिन B3 का आपको जो नाम पूछेगा इसका नाम है नाइसिन नाम है। विटामिन B3 का आपको वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, ये भी जल में घुलनशील है। ठीक, और ये क्या करता है? तो ये करता है शरीर की इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो सकता है, इसकी कमी से कौन हो सकता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है और मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी आ जाती है। ठीक, विटामिन B जो नाम है इसका क्या नाम है? इसका नाम है पायरिडॉक्सिन इसका नाम है विटामिन B6 का। ठीक, ये याद रखिएगा, ये भी जल में घुलनशील है और इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तथा व्यक्ति की अरक्तता का शिकार हो जाता है, इसकी खून की कमी का, ये आपको याद रखना चाहिए। विटामिन B7 का क्या नाम है? तो इसका नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, और इस ये जो आप देखिएगा कि हरा सब्जी, यकृत, ताजे फल में पाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड, ये एसिड है फोलिक एसिड, इसका नाम है फोलिक अम्ल, और ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और इसका जो संश्लेषण होता है ये कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है इसका, और इसकी कमी से अल्पता एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की अल्पता हो जाती है, इसकी एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक, विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका नाम पूछ देता है, क्या नाम है? तो इसका नाम है साइनोकोबालिन, और साइनोकोबालिन ही इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, ये जल में घुलनशील है और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है, रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्तता में इसकी एनीमिया रोग हो सकती है, यह भी याद रखिएगा। विटामिन B से विटामिन B एक प्रकार का एसिड है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये नाम याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका फॉर्मूला जो होता है C6H8O6। ठीक, ये जल में घुलनशील विटामिन है, मानव शरीर में इस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो सकता है। ठीक, ये ज़्यादातर आप देखिएगा कि आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खट्टे फलों में। विटामिन बी का नाम है कैल्सीफेरोल इसका नाम है, ये याद रखिएगा। ये आपको वसा में विलय है, जल में विलय नहीं है। ठीक,
और ये विटामिन जो है, ये विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। गर्भ में पल रहे बच्चों को शारीरिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये भी स्वास्थ्य आपको अच्छा होता है, इसलिए बोला जाता है कि जो गर्भ में जिसका बच्चा है वो कम से कम धूपा कुछ ना कुछ लेती रहे। ठीक, मानव के शरीर में इसकी कमी से होने वाले बच्चों में रिकेट्स तथा रिकेट्स रोग हो सकता है, या प्रौढ़ अवस्था में ऑस्टियोमोलासिया हो सकता है, ये रोग हो सकता है। रिकेट्स में क्या होता है, जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, रिकेट्स को सूखा रोग से नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा किससे मिलता है, तो वो आपको सूरज के प्रकाश से मिल सकता है। विटामिन ए, इसका नाम है टेकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल नाम है, और ये आपको वसा में विलय विटामिन है। इस विटामिन की प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से आपको नपुंसकता हो सकती है, नपुंसक हो सकते हैं इनाम, और इसे प्रजनन आपको विटामिन भी कहा जाता है, या जनन विटामिन भी कहा जाता है, जनन क्रियाओं में ये सहायक होता है। ठीक, इसकी कमी से मनुष्य जो है नपुंसक हो सकता है। आगे चलते हैं, विटामिन के देख लीजिए। विटामिन के जो है, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोवोक्विनोन, फ्लोवोक्विनोन नाम है, और ये रक्त स्राविरोधी होता है, मीन्स कि रक्त को थक्का जमने में ये सहायक होता है। अगर इसकी कमी होती है तो रक्त जल्दी थक्का जमता ही नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा। मानव के शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है, और कटे स्थान पर रक्त स्राव अधिक होने लगता है। ठीक, तो ये विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए क्वेश्चन लगा लेते हैं, टीका रोग किस फसल से संबंधित है, ये आपको बताना है। टीका रोग, टीका रोग किससे संबंधित है, 39 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन मैंने आपको पूरा खत्म करा दिया, 39 नंबर का बताइए। टीका रोग जो है ये आपको ऊपर भी मैंने कराया था, मूंगफली से संबंधित है। ठीक, तो ये दोबारा मैं करा देता हूँ, मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि अग्निराज रोग किससे संबंधित है। जो अग्निराज रोग होता है ये आपको बताना है, ये किससे संबंधित है, तो ये किससे है, तो ये सेब से संबंधित है। सेब में होता है अग्निराज रोग। ठीक, सेब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि आपको किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाई CO2 का अवशोषण होता है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, किस रंग में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर, ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा जो होती है ये लाल रंग में होती है, ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि आपको क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फेरिन पाया जाता है। यहाँ पर देखिए फॉर्फेरिन पाया जाता है, ये क्लोरोफिल में कौन सा आपको पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो पाया जाता है या क्लोरोफिल में कौन सी आपको धातु पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। और जो लोहा है ये आपको ब्लड में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो 43 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। जो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है ये आपको बताना है कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन है चारों। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो होता है आपको कौन, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आपको कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाले हार्मोन है। तो कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, ये मैं आपको करा रहा हूँ कि 45 का आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो ये लगा लेना है एथिलीन या एस्टिलीन, ये याद रखिएगा। और ग्रोथ के लिए कौन है उत्तरदायी, तो ये ऑक्सीन है, जो प्लांट में ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 46 है कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग होता है। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है ये आपको बताना है। तो इसका प्रयोग होता है वृद्धि मापने के लिए, वृद्धि मापने के लिए, आपको पौधे में वृद्धि मापने के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। तो 46 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। ये देखिए ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेवार होते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक, बिहार दरोगा में। यहाँ पर देखिए ये जल वहन के लिए, आपको जल वहन के लिए पूछे जाते हैं, या आपको ESI में भी देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछाता है। तो जाइलम जो है ये जल वहन के लिए, और जो आपको फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थों के लिए होता है उत्तरदायी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पौधों में फ्लोएम, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधे में जो फ्लोएम उत्तरदायी होता है ये होता है आहार वहन के लिए, आहार वहन के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 48 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। किसी वृक्ष है उसकी आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए ये कैसे लगाया जा सकता है कि किसी वृक्ष का आयु का पता उसके कैसे द्वारा, तो उसके वलयों की गिनती से, उसकी जो वार्षिक वलय है उसकी गिनती से लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शीर्षस्थ विभोज उत्तक उत्तरदायी होता है। जो शीर्षस्थ विभोज उत्तक जो होता है, विभोज उत्तक जो ऊपर होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है पौधे में, ये आपको बताना है। तो ये जो उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, क्योंकि ये शीर्षस्थ में इसके शीर्ष पर आता है और विभोज उत्तक में से विभाजित करता है, ये उत्तक होता है पौधे में, तो ये लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो 50 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वंशागति के अध्ययन संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, देख लीजिए, सबसे पहले सारों ऑप्शन देखकर आपको क्वेश्चन लगाना है। तो ये जो है ये कहलाता है आपको अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। इसमें किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसानी से आप लगा लीजिएगा। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये याद रखिएगा। तो 52 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जो जीन शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा किया था ये आपको बताना है। तो ये जो किया गया था ये जोहानसन द्वारा किया गया था। जोहानसन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डी हो जाएगा इसके आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर, वंशगति की इकाई किसे कहा जाता है। वंशागति, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उसे वंशगति कहते हैं। तो वंशगति की इकाई किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो वंशगति की जो इकाई कहलाता है वो जीन कहलाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मेंडल ने प्रयोग किया था किस पौधे पर प्रयोग किया था, किस पौधे के संकरण का प्रयोग किया था ये आपको बताना है, ठीक, ये आपको बताना है मेंडल ने। तो ये साधारण पी जो गार्डन वाला होता है इसका प्रयोग किया था, ठीक, गार्डन पी का। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पी मिनिस मटर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, कि जीन संश्लेषण के लिए, कि नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, कि इनमें से कौन नहीं, कोई नहीं। तो इनको जो दिया गया था ये दिया गया था जीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, कोडिंग के लिए, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 57 है कि सेल नाम किस जीव विज्ञानी को सर्वप्रथम दिया। सेल मिस होता है कोशिका, और ये सबसे प्रथम किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये जो दिया गया था सेल नाम सबसे पहले दिया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा, इन्होंने ही ये कुछ था, रॉबर्ट हुक। 57 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है ये कहाँ पर होता है ये बताइए। तो ये जो होता है ये राइबोसोम में होता है, प्रोटीनों का संश्लेषण राइबोसोम में है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपको 59 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिका होती है, इसकी पौधे वाला कोशिका, उसके बाहरी आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति कहलाता है, सेल वाल कहलाता है, जिसे सेल वाल बोला जाता है कोशिका भित्ति को। और यही जो है जंतु कोशिका और आपको पादप कोशिका में जो अंतर स्थापित करता है वही सेल वाल। सेल वाल क्या करता है कि वो कठोरता प्रदान करता है पादप कोशिका को, ये याद रखिएगा बाहर से। 60 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ये आपको बताना है, इसमें से कौन। तो ये जो प्रदान करता है इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, ठीक। क्रोमोप्लास्ट जो है ये फूल और रंगों को प्रदान करता है, विभिन्न आकर्षक रंग, ठीक, ये याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट के चलते रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की कोशिका की आत्महत्या की थैली, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है और राइबोसोम में किया जाता है, वैसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन होता है, ये होता है आपको लाइसोसोम। कौन होता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है। और राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला तत्व है। 80% से भी अधिक पाया जाता है कोशिका में, ये कौन सा तत्व पाया जाता है, ये पदार्थ पाया जाता है, ये सभी लोग आप जानते होंगे, इसका नाम है जल। शरीर में भी जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल का नाम बताना है, इसमें से कौन है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है ये आपको राइबोसोम है। आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिएगा, 64 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव द्रव्य जो है सबसे पहले जो है ये प्रोटोप्लाज्म जिसे बोला जाता है, इसका जो शब्द का प्रयोग किया गया था ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपको पुरकिंजे द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। डीएनए के द्वि हेलिक्स जो रूप दिया गया था, द्वि हेलिक्स जो आपको दिया गया था रूप, वो पहली बार किससे प्रस्तावित किया था ये आपको बताना है। सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था, डीएनए के द्वि हेलिक्स जो प्रारूप प्रस्तावित किया गया था, ये किसके द्वारा, दो वैज्ञानिक का नाम इससे आता है, आपको बताना है। ये नाम है वाटसन एंड क्रिक का। यहाँ से जो महत्वपूर्ण खोजें पूछी जाती है बायोलॉजी में, वो मैं आपको जल्दी से वन लिनियर करा देता हूँ। यहाँ पर केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लोरोप्लास्ट के डब्ल्यू स्पेंसर ने किया था, ये याद रखिएगा। तरकाई की खोज किसने किया था, तो बावेरी ने किया था तरकाई की। गोल्जीकॉय की खोज किसने किया था, तो जॉर्ज गोल्जी, इसी के नाम पर इनका नाम गोल्जीकाय, इसका नाम गोल्जीकाय भी रखा गया, जॉर्ज गोल्जी ने इसका खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, रिचर्ड अल्टमैन ने। यहाँ पर देखिए स्फीरोसोम की खोज किसने किया था, ये पर्नर ने किया था। क्रोमोटीन की खोज किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने किया था क्रोमोटीन की खोज। केंद्रिका की खोज किसने किया था, तो ये किया था फोटेना ने। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो हाफ मिचर ने किया था, मिंचर ने, ये याद रखिएगा, हाफ मिस्चर ने किया था। अंतरद्रवी जालिका खोज किसने किया था, तो पोर्टर ने किया था, ये याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण, डी डुबे लाइसोसोम, ये याद रखिएगा। राइबोसोम का
पैलेट ने किया था राइबोसोम की खोज। जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो ये किया था डुजार्डिन ने किया था जीव द्रव का। केंद्रक कला की खोज किसने किया था? तो हर्टविग ने किया था। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको आगे क्वेश्चन है, ठीक, देखिए इसका 2 भाग में आएगा। टोटल मैं आपको 220 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये बायोलॉजी का 2 भाग में आएगा। ये फर्स्ट भाग है और इसके बाद सेकेंड भाग आएगा आज ही मैं सेकेंड भाग भी अपलोड कर दूंगा आपको इवनिंग तक, तो वो देख लीजिएगा। ठीक, तो क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और रिकॉर्डिंग करने में भी समय लगता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो इसे 2 भाग में मैं आपको अपलोड करूँगा, दोनों भाग आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित मीन्स की नहीं रहता है वास्तविक केंद्रक, ये आपको बताना है। तो किसमें होता है? तो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक। 67 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ये स्थित है आपको हैदराबाद में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध परगम्भ है? जिससे अर्ध परगम्भ है, ये इसमें से किसमें अंगकों में कौन सा अर्ध परगम्भ है ये आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कोशिका झिल्ली एक अर्ध परगम्भ होती है। ठीक, अब यहाँ से देखिए मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा कहलाती है। जो मानव त्वचा का अध्ययन करता है वो उस विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो मानव त्वचा के जो आपको अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा है उसे बोला जाता है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ से विभिन्न शाखाएं देख लीजिए और उससे संबंधित क्या क्या अध्ययन होता है फिर से मैं आपको करा देता हूँ। जैसे नियोमैथमेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? मैंने ऊपर ही कराया आपको, सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकोस्टिक्स में किसका? तो ध्वनि का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में किसका? तो कीट पतंगों का। ये सभी मैंने आपको ऊपर करा दिया है। और एंथियोलॉजी में किसका? तो पक्षी विज्ञान का। सेरिकल्चर में आपको रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, ये याद रखिएगा। पीसी कल्चर से किससे संबंधित है? तो आपको मत्स्य पालन से पीसी कल्चर संबंधित है। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो कवक अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी। फिर यहाँ देखिए फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो फाइकोलॉजी भी संबंधित है शैवाल अध्ययन से। एंथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये पुष्पों का अध्ययन से एंथ्रोलॉजी, ये याद रखिएगा। आपको पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से पोमोलॉजी। एकैथियोलॉजी किससे है? तो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है एकैथियोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो वृक्ष झाड़ियों के अध्ययन से है। और ऑफियोजियोलॉजी किससे संबंधित है? ऑफियोलॉजी यह है सर्पों के अध्ययन से संबंधित। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। मैं दोबारा आपको रिवीजन करा दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक भी बनेगा तो छूटना नहीं चाहिए। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? अस्थिया, जो अस्थियों का अध्ययन आता है ये किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये आपको आपके सामने ऑप्शन है। ये आपको किसके अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का। 71 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहता है ये आपको बताना है। तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक, 72 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 73 के अनर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अनर्थियोलॉजी में आपको बताना है किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये पक्षी का अध्ययन किया जाता है। अनर्थियोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ओनकालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनकालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 है। तो ओनकालॉजी में किसका अध्ययन? तो ओनकालॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखिएगा, कैंसर का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखिए 75 देखिए। फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी है, इसके लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिलोसफिक जूलॉजी के जो लेखक है ये कौन से हैं? तो ये है आपको लैमार्क है। ठीक, ये याद रखिएगा। 75 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 76 की जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो जीवाणु की खोज जो किया गया था ये किया गया था लुएनहॉक द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 77 के एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज किया था, ये किस रोग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आपको संबंधित है चेचक से संबंधित चेचक के टीका। क्वेश्चन नंबर 78 के निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? परिसंचरण यहाँ पर होगा। रुधिर परिसंचरण की सबसे पहले व्याख्या किसने किया था? वो वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वह है हॉर्वे नाम है इसका, शॉर्ट नेम मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 79 के हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ये किया गया था आपको क्रिश्चियन बनार्ड द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। 79 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्न में से सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जॉन्स ई सॉल्क पोलियो के टीका सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज सही है। एडवर्ड जेनर जो है चेचक के विरुद्ध टीकाकरण ये भी सही है। लेकिन जोसेफ फिल्टर जो है ये कुष्ठ रोग के उपचार ये आपको गलत सुमिलित किया गया है। ठीक, तो 80 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 के पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? आ गया क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज जो किया था ये किसने किया था? 81 का बताइए आंसर। तो ये किया गया था किसके द्वारा? मैं सबसे पहले आपको सामने सभी ऑप्शन रख देता हूँ। यह किया गया था ए फ्लेमिंग द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो रक्त समूह का आविष्कार किसने
किया था ये आपको बताना है, तो ये लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया था। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 83 है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, जो भोजन का अनिवार्य अवयव है ये आपको बताना है ये कौन सा है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये याद रखिएगा। 83 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है ये आपको बताना है। तो ये जो काम करता है इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होता है ना दवा वाला कैप्सूल, उसका आवरण किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो ये स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का, कैप्सूल का आवरण। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं कि शहद एक प्रमुख घटक है। शहद किसके प्रमुख घटक है ये आपको बताना है। तो शहद जो है ये प्रमुख घटक किसकी है, तो ये फ्रुक्टोज की घटक है। शहद जो है ये शहद फ्रुक्टोज है, मीठा लगता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए ये आपको बताना है। तो ये आपको 40 अमीनो ना 40 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 20 अमीनो अम्ल चाहिए। ठीक, प्रोटीन बनाने के लिए। 87 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। एंजाइम मूल रूप से होता है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है ये आपको बताना है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ये याद रखिएगा। 88 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है ये सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि ऊँट बिना पानी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कर पाता है कि वो ऐसा कैसे कर पाता है कि ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रह जाता है। तो वो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग कर अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग कर ऐसा कर सकता है। ठीक, तो ये 90 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि निम्नलिखित भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किसमें प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, किस भोजन में, ये आपको बताना है। तो क्या खाना चाहिए अगर ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ये वासा खाने से ही लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिसे फैट बोला जाता है। इसमें प्रति ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। 91 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। जो विटामिन शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया था ये आपको बताना है। तो ये फंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम आपको स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है, ये चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। जो मानव शरीर है इसमें विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है ये होता है यकृत में। ठीक, 94 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो साइबोकोबालिन किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन B12 का साइबोकोबालिन नाम है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 95 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए यहाँ से कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन से विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक, तो ये विटामिन जो है ये विटामिन आपको डी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये विटामिन डी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। ये आपको कहाँ से लेना पड़ता है, तो सूरज के प्रकाश से। ठीक, 96 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही विटामिन है, विटामिन आपको बी और विटामिन सी। ये जल में घुलनशील है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, 97 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से जमता है। तो जो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है ये किस विटामिन के कारण जमता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, ये जो जमता है विटामिन के कारण जमता है। ठीक, ये याद रखिएगा। विटामिन के अगर नहीं रहता है तो रक्त आपको स्रावित होते रहता है, रक्त रुकता नहीं है चोट लगने पर। तो विटामिन ए ही है जो कि रक्त को थक्का जमाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जो सागर में खरपतवार होते हैं बड़ी महंगा बिकता है ये खरपतवार, ये भी याद रखिएगा। सागरीय खरपतवार जो होते हैं ये महत्वपूर्ण स्रोत किसके होते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो होते हैं आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक, 99 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि आपको उपस्थि और हड्डी के निर्माण और संश्लेषण में आवश्यक तत्व है। जो उपस्थि या हड्डी का निर्माण करता है उसमें कौन से आवश्यक तत्व होता है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन देखते रहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम सबसे ज़्यादा हड्डी में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा और सेकेंड पार्ट जब मैं कराऊंगा तो वो भी मैं जल्दी से आपको आज इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तैयार है, बस आपको रिकॉर्डिंग करना है और डाल दूंगा। क्योंकि अब ज़्यादा मैं कब से बोल रहा हूँ, वीडियो काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ आपको अलग अलग चैनल पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, नीचे मैंने वीडियो अपलोड किया है आज ही, वो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में जो 30 क्वेश्चन आपका बिहार फॉरेस्ट का आएगा या बिहार फॉरेस्टर का जो 15 क्वेश्चन आएगा वो मैं करा रहा हूँ, उसका लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ये वीडियो को, और इसका सेकेंड पार्ट के लिए इंतजार कीजिए, आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।